कानों में एक अजीब कंपन महसूस हुआ। सबसे अंदर वाले प्रैक्टिस हॉल से बहुत तेज हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स निकल रही थी। मैं तुरंत समझ गया, ये एक मेंटल टाइप म्यूटेशन की शुरुआत थी। मेंटल टाइप क्रिस्टल कोर स्ट्रेंथ टाइप से भी करीब 10 गुना ज्यादा रेयर होती है और मेरे शरीर के अंदर मौजूद बेकाबू जीन को कंट्रोल करने के लिए यही सबसे जरूरी चीज थी। मैंने साउंड प्रूफ दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। अंदर का नजारा देखकर कोई भी सिहर जाए। एक शानदार स्टैनवे पियानो के सामने सूट पहने म्यूजिक डिपार्टमेंट का डायरेक्टर बैठा था। उसकी तर्जनी उंगली लंबी होकर सफेद हड्डी की तलवार बन चुकी थी। उसके चारों तरफ 20 से ज्यादा छात्रों की लाशें घुटनों के बल पड़ी थी। उनके सातों छिद्रों से खून बह रहा था। कानों के पर्दे फट चुके थे। उनके दिमाग सिर्फ साउंड वेव्स की वजह से चकनाचूर हो गए थे। उसी पल म्यूटेटेड डायरेक्टर ने पियानो की एक और की दबाई और देखते ही देखते मेरे सामने की हवा ही मुड़ने लगी। पारदर्शी साउंड वेव्स हवा में लहरों की तरह मेरी तरफ बढ़ी। मैंने तुरंत अपना हाथ आगे करके उन्हें रोक लिया। टन मेरे बोन आर्मर में तेज कंपन हुआ और उसकी सतह पर हल्की सी दरार पड़ गई। मैं हल्का सा मुस्कुराया। साउंड वेव्स को ठोस बना दिया, बुरा नहीं। अगले ही पल उसने मुंह खोलकर एक कान फाड़ देने वाली चीख मारी। तेज साउंड वेव्स पूरे हॉल में फैल गई। बुलेट प्रूफ कांच पल भर में चकनाचूर हो गया और ऊपर का झूमर भी टूटकर नीचे गिर पड़ा। लेकिन मैं रुका नहीं। मेरी त्वचा से खून रिसने लगा। अंदरूनी अंग तक कांप रहे थे। फिर भी मैं लगातार उसकी तरफ बढ़ता गया। 5 मीटर, 3 मीटर, 1 मीटर। तभी उसकी 10 उंगलियां हड्डी की तलवारों में बदल गई और पियानो की कीज से निकलकर सर्जिकल ब्लेड की तरह मेरी छाती पर वार करने लगी। उसी पल मैंने अपनी स्किल इस्तेमाल की, पॉइजन शैडो स्लैश। मैं आधा कदम बगल में खिसका और अपनी बोन ब्लेड पर चढ़े बैंगनी जहर के साथ पूरी ताकत से वार कर दिया। कचाक, महंगा स्टैनवे पियानो बीच से 2 टुकड़ों में कट गया। उसके साथ ही म्यूटेटेड डायरेक्टर का निचला शरीर भी अलग हो गया। मैंने उसकी तरफ देखकर ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारा म्यूजिक बहुत बुरा है। इतना कहकर मैंने उसके सीने पर पैर रखा और एक ही वार में उसका काम तमाम कर दिया। मुझे एक पीक ग्रेड साउंड वेव क्रिस्टल कोर मिली। वो हल्के नीले रंग की चमक रही थी। मैंने उसे तुरंत निगल लिया। ठंडी बिजली जैसी ऊर्जा मेरे दिमाग में दौड़ गई। मेरी सुनने की ताकत पहले से कई गुना बढ़ गई। अब मैं नीचे घूम रहे ज़ॉम्बियों के शरीर में बहते खून की आवाज तक सुन सकता था। तभी मेरी नजर कमरे के कोने में रखी एक लोहे की अलमारी पर पड़ी। अंदर से किसी की बहुत हल्की सांसों की आवाज आ रही थी। मैंने कहा, बाहर आओ। अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया है तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। अलमारी का दरवाजा कांपते हुए खुला। अंदर से एक डरा हुआ आदमी बाहर आया। उसके हाथ में लाइब्रेरी का थर्मल मैप था। उस मैप पर अनगिनत लाल बिंदु दिखाई दे रहे थे। वो सभी पैदा हो रहे मॉन्स्टर्स थे। लेकिन सबसे अंदर एक विशाल खून जैसा लाल साया धड़क रहा था। उससे निकल रही डरावनी ऊर्जा पूरे मैप में फैल रही थी। वो कांपती आवाज में बोला, वो सिर्फ ज़ॉम्बी नहीं बना रहा, वो मौत की पूरी फौज तैयार कर रहा है। मुझे पता है अंदर कैसे जाना है और उसकी कमजोरी भी मुझे पता है। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, तुम अभी तक जिंदा कैसे बचे? उसने धीरे से जवाब दिया, मैंने एक रिवर्स साउंड वेव कैंसलर बना लिया था। उसने अपना टूटा फूटा डिवाइस उठाया और बोला, ये सिर्फ 30% तक ही असर रोक सकता है, लेकिन जान बचाने के लिए इतना काफी है। मैंने उसकी तरफ देखा। ये लड़का सच में टैलेंटेड था। नाम क्या है तुम्हारा? वो चुप रहा। फिर बोला, चेनमो, फिजिक्स 3rd ईयर। मैंने बिना वक्त गवाए कहा, तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो यही रहकर ज़ॉम्बी बन जाओ या फिर अपना ये डिवाइस उठाओ और मेरे साथ चलो। उसने एक पल भी नहीं सोचा। मैं आपके साथ चलूंगा। हम दोनों जैसे ही हॉस्टल से बाहर निकले तभी बाहर जोरदार धमाका गूंजा। ये बिजली की आवाज नहीं थी, ये मिलिट्री के लॉन्ग रेंज रॉकेट थे। दूर क्षितिज पर काला समुद्र सा कुछ तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहा था। असल में तोपों की बारिश ने करोड़ों ज़ॉम्बीज को इस तरफ भगा दिया था और अब उनका निशाना था पूरा यूनिवर्सिटी एरिया। यहीं से असली नरक शुरू होने वाला था। मैं उस ज़ॉम्बी की भीड़ को देख रहा था। मेरी आंखों में डर बिल्कुल नहीं था। वहाँ सिर्फ एक शिकारी का जोश था जिसे अपने शिकार का इंतजार हो। मैंने चेन मो से पूछा, तुम्हारा ड्रोन कितनी दूर तक जा सकता है? उसने जवाब दिया, करीब 2 किलोमीटर, लेकिन पर्पल फॉग की वजह से सिग्नल कमजोर हो सकता है। मैंने सिर हिलाया, इतना काफी है। फिर मैंने कैंपस के बीच बने क्लॉक टावर की तरफ इशारा किया, वहीं चलते हैं। हमारे मेहमानों के लिए एक खास स्वागत तैयार करना है। पर्पल फॉग आए हुए 4.5 घंटे हो चुके थे। अब पूरा जियांगचेंग यूनिवर्सिटी मिलिट्री से पूरी तरह कट चुका था। सेना ने अब स्कॉच अर्थ रणनीति अपना ली। करीब 2 किलोमीटर दूर एक मिसाइल फटी। विशाल आग का गोला पूरी सड़क को निगल गया। धमाके की लहर से आसपास की इमारतों के सारे शीशे टूट गए। ज़ॉम्बीज अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से ठंडी जगह और जहां ज्यादा इंसान हो उधर भागने लगे, यानी सीधे हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ। मैं और चेन मो क्लॉक टावर की छत पर खड़े थे। तेज हवा हमारे कपड़े उड़ा रही थी। चेन मो घबराकर बोला, बॉस, सामने सिर्फ
आग ही आग है और ज़ॉम्बीज इसी तरफ भाग रहे हैं। कम से कम 1 लाख होंगे। पूरा जियांगचेंग ईस्ट एरिया का ज़ॉम्बी झुंड यही आ रहा है। मैंने ध्यान से उस भीड़ को देखा। उस ज़ॉम्बी समंदर के बीच दर्जनों सेकंड ऑर्डर टायरेंट घूम रहे थे और उनके पीछे ट्रक जितना बड़ा एक थंडर लाइन लॉर्ड भी आगे बढ़ रहा था। मिलिट्री का प्लान साफ था। वो अपनी भारी फायर पावर से सारे ज़ॉम्बीज को एक जगह इकट्ठा करके एक ही बार में खत्म करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने एक बड़ी गलती कर दी। उन्होंने ज़ॉम्बीज की तेजी से हो रही इवोल्यूशन को बहुत हल्के में लिया था। मैं मुड़ा और छत पर रखे सामान की तरफ देखा। वहाँ दर्जनों केमिकल की बोतलें थी। चेन मो ने म्यूजिक रूम की साउंड प्रूफ कॉटन और अल्कोहल से कई मोलोटोव बम बना दिए थे, लेकिन सबसे जरूरी चीज थी एक पारदर्शी सीलबंद बैग। उसके अंदर उस साउंड वेव म्यूटेंट से निकाली गई खास ग्रंथि रखी थी। मैंने चेन मो से कहा, इसे ड्रोन पर बांधो और सीधे स्पोर्ट्स स्टेडियम के ऊपर ले जाओ। उस स्टेडियम में स्पोर्ट्स कॉलेज की ब्रदरहुड गैंग डेरा जमाए बैठी थी। उन्होंने वहाँ अपना क्रूर स्लेव कैंप बना रखा था। वहाँ सबसे ज्यादा लोग थे और जहाँ सबसे ज्यादा इंसान होते हैं, ज़ॉम्बी भी वहीं सबसे ज्यादा टूट पड़ते हैं। मैंने उस बैग की तरफ देखते हुए कहा, ये म्यूटेंट की खास ग्रंथि है। आम ज़ॉम्बीज के लिए ये सबसे ताकतवर लालच है। अगर इसे स्टेडियम के ऊपर फोड़ दिया तो पूरी ज़ॉम्बी भीड़ वहीं मुड़ जाएगी। चेन मो हिचकिचाते हुए बोला, लेकिन वहाँ तो अभी भी कुछ बचे हुए लोग हैं। उसे नहीं पता था कि स्टेडियम के अंदर बचे लोग मासूम नहीं बल्कि पागल और बेरहम दरिंदे थे। मैंने उसका कंधा पकड़कर नीचे इशारा किया। नीचे ज़ॉम्बीज पूरी ताकत से टीचिंग बिल्डिंग पर हमला कर रहे थे। मैंने गंभीर आवाज में कहा, ध्यान से देखो, अगर ये ज़ॉम्बी यहाँ घुस गए तो इस बिल्डिंग में छिपा एक भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा। हमें किसी भी कीमत पर इनकी मुख्य भीड़ को दूसरी तरफ मोड़ना होगा। चेन मो ने नीचे का नर्क जैसा मंजर देखा, फिर मेरी आंखों में देखा। आखिर उसने चुपचाप सिर हिला दिया। कुछ ही देर बाद ड्रोन उस खतरनाक ग्रंथि को लटकाए हुए डगमगाता हुआ 2 किलोमीटर दूर स्पोर्ट्स स्टेडियम की तरफ उड़ गया। उधर स्टेडियम के अंदर ब्रदरहुड का लीडर राशन के ढेर पर बैठा था। उसकी बाहों में 2 आधे कपड़ों में लड़कियां थी और वो आराम से बियर पी रहा था। तभी ऊपर का कांच वाला स्काईलाइट जोर से टूट गया। एक ड्रोन सीधे अंदर आकर हवा में मंडराने लगा। अगले ही पल वो बैंगनी काला मांस का टुकड़ा सीधे बास्केटबॉल कोर्ट पर आकर गिरा। छपाक, उससे उठी तेज गंध पल भर में पूरे इलाके में फैल गई। बाहर दौड़ रही ज़ॉम्बी भीड़ एक साथ रुक गई। हजारों सफेद आंखें एक ही दिशा में मुड़ी, सीधे स्पोर्ट्स स्टेडियम की तरफ। अगले ही सेकंड भयानक दहाड़ों के साथ पूरी ज़ॉम्बी भीड़ काले सैलाब की तरह स्टेडियम पर टूट पड़ी। लोहे का विशाल गेट लाखों टन दबाव नहीं झेल पाया। वो मुड़ गया और फिर पूरी तरह टूटकर गिर पड़ा। नहीं, बचाओ। 2 किलोमीटर दूर से भी लोगों की दर्दनाक चीखें साफ सुनाई दे रही थी। मैंने सैकड़ों दरिंदों की जान के बदले टीचिंग बिल्डिंग में फंसे हजारों छात्रों की जिंदगी बचा ली। और सबसे बड़ी बात, अब मुझे थंडर लॉर्ड से अकेले लड़ने का मौका मिल चुका था। मैंने सामने देखा, ज़ॉम्बी भीड़ के हटते ही एक विशाल आकृति अकेली खड़ी थी। 5 मीटर ऊंचा थंडर जायंट लॉर्ड। उसका पूरा शरीर मोटी हड्डियों के कवच से ढका था और हाथ में सड़क का भारी लाइट पोल पकड़े वो खाली मैदान में खड़ा था। मैंने चेन मो की तरफ देखा। यही रहना, अगर कोई ज़ॉम्बी ऊपर आए तो उसे गोली मार देना। ये कहकर मैंने उसे एक पिस्तौल दे दी जो मुझे पहले एक सादे कपड़ों वाले पुलिस वाले से मिली थी। फिर मैं बिना रुके 30 मंजिला इमारत से छलांग लगा दी। चेन मो घबराकर चिल्लाया, बॉस, ये 30 मंजिल है। लेकिन तब तक मैं हवा को चीरता हुआ नीचे गिर रहा था। 20वीं मंजिल के पास मैंने अपनी हड्डियों के नुकीले कांटे दीवार में घुसा दिए। गिरने की रफ्तार कुछ कम हुई। 10वीं मंजिल पर मैंने फिर से खुद को संभाला और अगले ही पल धड़ाम, मैं जमीन पर आ गिरा। सीमेंट की सड़क मेरे पैरों के नीचे चटक गई। मैं ठीक उस विशाल थंडर लॉर्ड के सामने खड़ा था। उसने नीचे झुककर मुझे देखा। शायद उसे मेरे अंदर अपने जैसे होने की गंध महसूस हो गई थी। वो गुस्से से दहाड़ा। फिर उसने भारी लाइट पोल पूरी ताकत से मेरी तरफ घुमा दिया, लेकिन मैं जरा भी नहीं हिला। एक पल में मेरा शरीर फूलने लगा। हड्डियों का काला कवच पूरे शरीर पर फैल गया। मैं एक काले बोन मॉन्स्टर में बदल चुका था। मैंने दोनों हाथ ऊपर उठाए और मुस्कुराकर कहा, आजा। धड़ाम, मैंने सामने से आते उस भारी लाइट पोल को दोनों हाथों से रोक लिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि उसकी शॉकवेव चारों तरफ फैल गई। मैदान की घास तक हवा में उड़ गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि आसपास खड़ी गाड़ियां तक हवा में उड़कर पलट गई। मेरे दोनों पैर जमीन में धंस गए, लेकिन मैंने उसका वार रोक लिया। मैं मुस्कुराया और बोला, ताकत बुरी नहीं है, लेकिन अब ये ताकत मेरी है। अगले ही पल मेरी पीठ से हड्डियों की लंबी पूंछें निकल आई। वो बिच्छू की पूंछ की तरह लाइट पोल के चारों ओर घूमी और सीधा उसकी आंख में धंस गई। मैंने ठंडी आवाज में कहा, अगर इस नई जिंदगी में सब मुझे कीड़ाम कोड़ा समझते हैं तो मैं इसी बर्बाद दुनिया के ऊपर तुम सबकी लाशों से अपना सिंहासन बनाऊंगा। उसी वक्त आसमान से दूसरी बार आग के उल्कापिंड बरसने
हंसने लगे। उनकी हल्की लाल रोशनी में उस विशाल दैत्य से लड़ती मेरी परछाई किसी राक्षस जैसी लग रही थी। जायंट लॉर्ड दर्द से जोर से दहाड़ा। उसकी चीखें तोपों की आवाज तक दबा रही थी। मेरी हड्डी की पूंछ उसकी आग के अंदर गहराई तक घुस चुकी थी। लेकिन थंडर मॉन्स्टर की जान इतनी आसानी से नहीं जाने वाली थी। दर्द से वो पूरी तरह पागल हो गया। उसने लाइट पोल छोड़ दिया, फिर अपनी दोनों विशाल हथेलियां मेरी तरफ ऐसे दे मारी जैसे किसी मच्छर को कुचल रहा हो। चारों तरफ हवा का जबरदस्त दबाव बन गया। मैं ठीक उस तूफान के बीच खड़ा था, फिर भी मेरा दिमाग बिल्कुल शांत था, जैसे कोई आसान सा हिसाब लगा रहा हूँ। जैसे ही उसकी दोनों हथेलियां आपस में टकराने वाली थी, मेरी पीठ की चारों हड्डी वाली पूंछें एक साथ सिकुड़ गई। उनके जोरदार धक्के से मैं तीर की तरह उसके सिर के ऊपर से सीधा आसमान में उछल गया। धड़ाम! उस दैत्य की दोनों हथेलियां आपस में टकराई। इतनी जोरदार टक्कर लगी कि उसने अपनी ही घायल आग को और बुरी तरह कुचल दिया। हवा में मेरे पास टिकने का कोई सहारा नहीं था। तभी मैंने अपना दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू कर दिया। मेरे पैरों की हड्डियों का कवच 3 गुना मोटा हो गया। उनका वजन और घनत्व कई गुना बढ़ गया। अब मैं गिरता हुआ इंसान नहीं, बल्कि आसमान से गिरता एक उल्कापिंड था। मैंने दोनों पैर जोड़कर उन्हें भारी हथौड़े की तरह बना लिया। निशाना था उसके सिर का वही टूटा हुआ हिस्सा। मैं पूरी रफ्तार से नीचे गिरा और दहाड़ा। घुटनों पर आजा। धड़ाम! मेरे दोनों पैर सीधे उसके सिर के उसी जख्म पर जा लगे जहाँ मेरी हड्डी की पूंछ पहले से धंसी हुई थी। मेरे वार से उसका पहले से टूटा हुआ सिर आखिर पूरी तरह चकनाचूर हो गया। मेरे दोनों पैर उसकी खोपड़ी को तोड़ते हुए सीधे दिमाग के अंदर तक धंस गए। विशाल जायंट लॉर्ड का शरीर आधे सेकंड के लिए बिल्कुल जाम हो गया। फिर उसकी सारी ताकत जैसे एक पल में खत्म हो गई। धड़ाम! वो घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। उसके घुटनों की हड्डियां टूट गई और मैदान में 2 बड़े गड्ढे बन गए। मैं उसके खून और मांस से भरे सिर से बाहर निकला। पूरा शरीर खून से लथपथ था। मैं उसकी लाश पर खड़ा होकर दिमाग के अंदर तलाश करने लगा। कुछ ही पल बाद मुझे वो मिल गया। एक मिट्टी जैसे पीले रंग का अंडे जितना बड़ा क्रिस्टल। थंडर अर्थ हार्ट। ये अर्थ और पावर दोनों तरह की ताकत वाला बेहद कीमती कोर था। पिछली जिंदगी में सिर्फ इस एक चीज के लिए 2 बड़े बेस के बीच पूरी जंग छिड़ गई थी। मैंने उस पर लगा खून साफ किया और उसे अपनी जेब में रख लिया। अभी इसे निगलने का वक्त नहीं था। थंडर कोर की ताकत बहुत खतरनाक थी। इसे पचाने के लिए पूरी तरह सुरक्षित जगह चाहिए थी। मैंने नजर उठाकर स्पोर्ट्स स्टेडियम की तरफ देखा। वहाँ अब सचमुच नरक बन चुका था। हजारों ज़ॉम्बीज ने पूरे स्टेडियम को चारों तरफ से घेर लिया था। अंदर से आती चीखें भी अब धीरे धीरे बंद हो रही थी। ब्रदरहुड गैंग लगभग पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। चारा डालने वाला प्लान सफल हो गया था। अब वापस जाकर बाकी काम खत्म करने का समय था। लेकिन तभी मेरी भौहें सिकुड़ गई। क्लॉक टावर की छत पर रखा ड्रोन गायब था और हवा में बारूद की गंध के साथ एक ऐसी खुशबू भी थी जो यहाँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। मैं तुरंत क्लॉक टावर की तरफ भागा। उधर चेन मो जमीन पर गिरा पड़ा था। कोई उसके सीने पर पैर रखकर उसे दबाए खड़ा था। उसका चश्मा टूटकर बिखर चुका था और उसका पूरा चेहरा खून से भर गया था। आसपास 2 पुलिस की 92 पिस्टलें तनी हुई थी। उन लोगों का लीडर एक साफ सुथरा लड़का था। उसने गोल्डन फ्रेम वाला चश्मा पहन रखा था। वो सफेद रुमाल से अपने जूते पर लगा खून आराम से साफ कर रहा था। ये था गुचेंग, स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट और खुद को एलिट समझने वाला इंसान। वो ठंडी मुस्कान के साथ बोला, लगता है तुम्हें इज्जत की कोई कदर नहीं है। मैंने तुम्हें न्यू वर्ल्ड कमेटी में शामिल होने का मौका दिया था क्योंकि मुझे तुम्हारी टेक्नोलॉजी पसंद आई थी। तुमने मेरी बात ठुकराने की हिम्मत कैसे की? और ऊपर से कह रहे थे कि उस शू जिंगचेन का इंतजार करोगे। गुचेंग चलता हुआ छत के किनारे पहुंचा और नीचे झांका। दूर से भी उस विशाल दैत्य की लाश साफ दिखाई दे रही थी। वो हल्का सा मुस्कुराया। इसकी ताकत तो सच में कमाल की है। इतने बड़े मॉन्स्टर को भी मार दिया। लगता है इसके पास काफी कीमती चीजें हैं। नीचे पड़े चेन मो ने खून थूकते हुए चिल्लाया, कुछ मत करना, वो इंसान नहीं शैतान है। तुम सब बहुत पछताओगे। शैतान? गुचेंग हंस पड़ा। उसकी मुस्कान पहले की तरह शांत और सभ्य थी। इस दुनिया में सिर्फ वही भगवान बन सकता है जिसके पास दिमाग और संसाधन हो। जहाँ तक ऐसे लोगों की बात है जो सिर्फ ताकत पर भरोसा करते हैं, वो बस इस्तेमाल करने लायक हथियार होते हैं। ये कहकर उसने उंगलियां चटकाई। सब तैयार है, उसका हट्टा कट्टा साथी बोला। फिक्र मत कीजिए प्रेसिडेंट। उसने अपनी बनाई हुई क्रॉसबो उठाई। उसके तीर पर हरे रंग का केमिकल लगा था। ये केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से मिला हाई कॉन्सेंट्रेशन न्यूरोटॉक्सिन है। हाथी तक को गिरा सकता है। ऊपर से हमारे पास 2 पिस्टल भी हैं। जैसे ही वो अंदर आएगा उसी समय सीढ़ियों से किसी के कदमों की आवाज गूंजने लगी। ठक ठक ठक। गुचेंग का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। वो धीरे से दंगारोधी ढाल पकड़े अपने आदमी के पीछे जाकर खड़ा हो गया। अगले ही पल लोहे का दरवाजा खुला। मैं अंदर
चला आया। मेरे शरीर का बोन आर्मर गायब हो चुका था, सिर्फ शरीर पर सूखता हुआ खून बचा था। ऊपर से मैं काफी थका हुआ और कमजोर भी दिख रहा था। मुझे देखते ही गु चेंग के चेहरे पर फिर से वही विनम्र मुस्कान आ गई। वो ताली बजाते हुए मेरी तरफ बढ़ा। अरे शू स्टूडेंट, अभी की लड़ाई हमने अपनी आंखों से देखी। आप तो सच में किसी युद्ध के देवता से कम नहीं है। मैं स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट गु चेंग हूँ। पूरे बचे हुए छात्रों की तरफ से आपकी बहादुरी के लिए दिल से धन्यवाद। उसकी मीठी बातें और शरीफ चेहरा आसानी से किसी को भी धोखा दे सकते थे। मैंने उसकी तरफ बिना कोई भाव दिखाए देखा, फिर शांत आवाज में सिर्फ इतना कहा, चेन मो जिंदा है। बस इतना काफी है। मैंने अपनी नजर चेन मो से हटाकर सीधे गु चेंग की तरफ कर दी। मेरी आंखों में उसे देखकर ऐसा भाव था जैसे कोई तमाशा देख रहा हूँ। रास्ते से हट जाओ। गु चेंग की मुस्कान एक पल के लिए जम गई। उसकी आंखों में गुस्से की हल्की झलक आई, लेकिन उसने तुरंत उसे छिपा लिया। वो फिर मुस्कुराकर बोला, शू स्टूडेंट, इतने ठंडे मत बनिए। आपने भी देख लिया है, इस दुनिया में अकेले ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहा जा सकता। हमने एडमिन बिल्डिंग पर कब्जा कर लिया है। वहाँ हमारा सेफ जोन है। वहाँ पानी है, बिजली है, खाना है और खूबसूरत लड़कियाँ भी हैं। बस आप हमारे साथ जुड़ जाइए। अपने सारे कोर और हथियार हमें दे दीजिए। बदले में मैं आपको सिक्योरिटी टीम का कैप्टन बना दूंगा। मेरे बाद सबसे ज्यादा ताकत आपकी होगी। मैंने उसकी बात बीच में ही काट दी। मैंने कहा, रास्ते से हट जाओ। मेरी आवाज अब पहले से ज्यादा ठंडी थी। मैं एक ही बात तीसरी बार कहना पसंद नहीं करता। अब गु चेंग का चेहरा पूरी तरह उतर गया। वो ठंडी आवाज में बोला, क्या तुम्हें लगता है कि एक बड़ा मॉन्स्टर मारकर तुम अजय बन गए हो? इतनी लड़ाई के बाद तुम्हारे शरीर में कितनी ताकत बची होगी? हम यहाँ 8 लोग हैं और 2 पिस्टल भी। उसने हाथ घुमाकर आदेश दिया, इसके हाथ पैर तोड़ दो, जिंदा रखना। बाद में इससे कोर का राज उगलवाएंगे। धड़ाम धड़ाम 2 गोलियों की आवाज पूरे टॉवर में गूंज उठी। दोनों गोलियां सीधा मेरे घुटनों की तरफ आई। उसी समय क्रॉसबो वाले आदमी ने भी जहरीला तीर छोड़ दिया। तीनों हमले एक साथ मेरी तरफ बढ़े। गु चेंग के चेहरे पर बेरहम मुस्कान फैल गई। मार्शल आर्ट कितनी भी बड़ी हो, बंदूक के आगे कुछ नहीं चलती। अब भी हीरो बनोगे? लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। मैं न तो हिला और न ही बचने की कोशिश की। दोनों गोलियां मेरे घुटनों से टकराई। टन आवाज ऐसी आई जैसे लोहे की प्लेट पर गोली लगी हो। अगले ही पल दोनों गोलियां उछलकर नीचे गिर गई। जहरीला तीर तो मेरी चमड़ी तक नहीं भेद पाया। वो बीच से टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। मैंने आराम से अपने घुटनों की धूल झाड़ी, फिर उनकी तरफ देखकर हल्की मुस्कान के साथ पूछा, बस यही था तुम्हारा तुरुप का पत्ता? मेरी त्वचा एक पल में काले हड्डी जैसे कवच में बदल गई। गोलियां तो दूर, उस पर एक खरोंच तक नहीं आई। ये कैसे हो सकता है? बंदूक पकड़े लड़कों के हाथ डर से कांपने लगे। अगले ही पल मेरा शरीर उनकी आंखों से गायब हो गया। स्विश चक, बंदूक वाले एक लड़के का हाथ हवा में उड़ गया। उसकी चीख अभी निकली ही थी कि मैं जहरीली क्रॉसबो वाले आदमी के सामने पहुंच चुका था। मैंने उसकी गर्दन पकड़कर हवा में उठा लिया। मैं ठंडी आवाज में बोला, जहर से खेलना बहुत पसंद है ना? तो अब असली जहर का स्वाद चखो। मेरी उंगलियों से बैंगनी जहर निकलकर उसकी त्वचा के अंदर उतर गया। एक ही पल में उसका चेहरा बैंगनी पड़ गया। पूरे शरीर की नसें फूलकर बाहर निकल आईं। वो दर्द से तड़पने लगा। उसका शरीर मोम की तरह धीरे धीरे गलने लगा, लेकिन वो चीख भी नहीं पाया क्योंकि उसकी आवाज की नसें सबसे पहले सड़ चुकी थी। ये देखकर बाकी लोग पूरी तरह टूट गए। ये इंसान नहीं, ये तो इंसान के रूप में राक्षस है। डर के मारे एक आदमी ने ढाल फेंकी और भागने लगा। बाकी भी उसके पीछे दौड़ पड़े। मैंने उनका पीछा नहीं किया। मैंने बस जमीन पर पड़े कुछ स्क्रू उठा लिए। ये वही स्क्रू थे जिनसे चेन मो अपना ड्रोन ठीक करता था। मैंने कलाई घुमाई। फट 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 स्क्रू गोलियों की बारिश की तरह उड़ गए। भागते हुए सभी लोग एक एक करके गिर पड़े। पूरा खेल 5 सेकंड से भी कम समय में खत्म हो गया। अब छत पर सिर्फ एक इंसान बचा था, गु चेंग। उसके पैर बुरी तरह कांप रहे थे। डर के मारे उसकी पैंट तक गीली हो चुकी थी। कुछ देर पहले वाला सारा घमंड गायब हो चुका था। वो घुटनों के बल गिरकर गिड़गिड़ाने लगा, मुझे मत मारो, मेरे पापा बहुत बड़े अफसर हैं, मेरे पास बहुत पैसा है, शहर के बीचों बीच मेरा बड़ा बंगला भी है। मैंने उसकी तरफ देखा और ठंडी आवाज में कहा, पैसा? इस दौर में तो इससे लोग पहुंचने लायक भी नहीं समझेंगे। मैंने उसके बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए छत के किनारे ले आया। नीचे 30 मंजिल की गहराई थी और उसके नीचे अब भी ज़ॉम्बियों का झुंड घूम रहा था। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें लोगों के ऊपर राज करना था ना? तो चलो मैं तुम्हें सबसे ऊंची जगह भेज देता हूँ। ये सुनते ही गु चेंग बुरी तरह तड़पने और जान की भीख मांगने लगा। गु चेंग पूरी ताकत से छूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी ताकत मेरे सामने चींटी से ज्यादा नहीं थी। मैंने बस हल्का सा धक्का दिया। अगले ही पल उसका शरीर हवा में एक लंबा चक्कर काटता हुआ नीचे गहराई में गिर गया। सीधे ज़ॉम्बियों
के झुंड की तरफ। मैं फिर चेन मो के पास गया और उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। चल सकते हो? चेन मो कुछ पल तक बस मुझे देखता रहा। उसकी आंखों में डर भी था, इज्जत भी, लेकिन सबसे ज्यादा था अटूट भरोसा। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। चल सकता हूँ जब तक मैं आपके साथ हूँ। रेंग कर भी चलना पड़े तो चलूंगा। मैंने सिर हिलाया। तो फिर चलते हैं। मैंने दूर खड़ी उस लाइब्रेरी की तरफ देखा। पूरी इमारत अजीब धड़कती हुई मांस जैसी बेलों से ढकी हुई थी। चूहे साफ हो गए। अब असली काम शुरू करते हैं। लाइब्रेरी की बाहरी दीवारों पर लाल मांस जैसी बेलें फैली हुई थी। वो लगातार धड़क रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी बिल्डिंग जिंदा हो और सांस ले रही हो। मुख्य दरवाजे की इलेक्ट्रॉनिक मशीनें पूरी तरह गलकर कबाड़ बन चुकी थी। जमीन पर मोटी चिपचिपी जैविक परत बिछी थी। उस पर पैर रखते ही अजीब नरम एहसास होता था। बीच बीच में उससे पीले रंग की बीजाणु वाली धुंध भी निकल रही थी। मैंने चेन मो से कहा, दंगारोधी सूट पहन लो और गीले कपड़े से एक साधारण मास्क बना लो। चेन मो ने रेडिएशन मीटर की तरफ देखा। उसकी सुई पागलों की तरह घूम रही थी। वो घबराकर बोला, बॉस, यहाँ रेडिएशन बहुत ज्यादा है। मैंने शांत आवाज में कहा, ये आम रेडिएशन नहीं है, ये बायोलॉजिकल एनर्जी रेडिएशन है। मुझे पता था ये जगह एक इंक्यूबेशन नेस्ट है। पिछली जिंदगी में ऐसी जगहें मिड एपोकैलिप्स के बाद ही दिखाई देती थी। यहीं पर हाई लेवल म्यूटेंट पैदा होते थे। यहाँ की हर इंच जैविक परत इंसानों की लाशों को गलाकर बनाई गई थी और इसके बीचों बीच एक मदर मॉन्स्टर पल रहा था। मैंने चेन मो की तरफ देखकर कहा, तुम यही बाहर पहरा देना। अंदर से चाहे जो भी आवाज आए, अंदर मत आना। इस बार की लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं, दिमाग और मानसिक शक्ति की भी है। अगर तुम अंदर आए तो सीधे मर जाओगे। जी। चेन मो ने बिना कोई सवाल किए सिर हिलाया और पास में छिपकर अपनी पोजीशन ले ली। मैंने एक गहरी सांस ली और उस घिनौनी जैविक परत पर पहला कदम रख दिया। उसका एहसास बेहद गंदा और डरावना था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं हजारों रेंगते हुए कीड़ों के ऊपर चल रहा हूँ। पूरी पहली मंजिल बिल्कुल खाली थी। न कोई ज़ॉम्बी, न कोई हलचल, सिर्फ एक अजीब कान चुभने वाली आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। लेकिन मुझे पता था यहाँ हर तरफ किसी की नजर मुझ पर है। अचानक मेरे दिमाग में तेज भनभनाहट गूंजी। चेतावनी, मानसिक तरंगों की स्कैनिंग शुरू हो गई। अगले ही पल मेरी आंखों के सामने का नजारा पूरी तरह बदल गया। खाली हॉल की जगह अब स्कूल यूनिफॉर्म पहने दर्जनों छात्र अपनी सीटों पर बैठे चुपचाप किताबें पढ़ रहे थे। पूरे हॉल में सिर्फ पन्ने पलटने की एक जैसी आवाज गूंज रही थी। सब कुछ इतना अजीब था कि रोंगटे खड़े हो जाएं। मैं हल्का सा मुस्कुराया। तो ये है तुम्हारा भ्रम, सेकंड पीक लेवल की मानसिक शक्ति। लगता है मदर मॉन्स्टर अच्छी तरह विकसित हो चुकी है। मैंने तुरंत अपनी शूरा आई खोल दी। मेरी आंखों से बैंगनी लाल चमक निकलने लगी और अगले ही पल पूरा भ्रम टूटकर बिखर गया। जो छात्र किताब पढ़ रहे थे, असल में वो सब लाशें थी। उन्हें मांस की बेलों से छत से लटका दिया गया था। उनकी खोपड़ियां खोलकर अंदर गुलाबी नसें डाल दी गई थी। वो नसें पूरी इमारत के जैविक तंत्र से जुड़ी हुई थी। जैसे ही भ्रम टूटा, अंधेरे में छिपा दुश्मन पूरी तरह भड़क गया। धड़ाम, चारों तरफ की किताबों की अलमारियां फट गई और दर्जनों मॉन्स्टर परछाइयों से निकलकर मेरी तरफ झपट पड़े। उनके शरीर पर चमड़ी बिल्कुल नहीं थी, लाल मांस खुला हुआ था। यहाँ तक कि उनका दिमाग भी बाहर दिखाई दे रहा था। उनकी 2 मीटर लंबी जीभ तलवार की धार जैसी तेज थी। ये इस हैचरी के गार्ड थे। इनकी रफ्तार इतनी तेज थी कि ये दीवारों पर भी बिना रुके दौड़ सकते थे। मैं हंस पड़ा। बहुत बढ़िया, आखिर सामने तो आए। मैंने थंडर अर्थ हार्ट की ताकत का सिर्फ 10वां हिस्सा अपने अंदर छोड़ा। भले ही वो पूरी तरह पचा नहीं था, लेकिन मेरी हड्डियों की मजबूती और ताकत फिर से कई गुना बढ़ गई। खड़ खड़ खड़, एक पल में काला बोन आर्मर मेरे पूरे शरीर पर फैल गया। इस बार मेरा चेहरा भी हड्डियों के बने डरावने मास्क से पूरी तरह ढक गया। अब मेरे चेहरे पर सिर्फ 2 आंखें दिख रही थी। उनमें बैंगनी आग जल रही थी। इस बार मुझे कोई प्लान बनाने की जरूरत नहीं थी। मैं सीधा एक लिकर पर झपटा और हड्डियों के कवच से ढके अपने सिर से उसके खुले दिमाग पर जोरदार टक्कर मार दी। धड़ाम, उसका दिमाग वही फट गया। इसके बाद मैं भूखे शेर की तरह पूरे हॉल में टूट पड़ा। किताबों की अलमारियों के बीच मैं बिजली की रफ्तार से दौड़ रहा था। मेरे हर वार के साथ हड्डियां टूटने की आवाज गूंज रही थी। लिकर मेरे बोन आर्मर को पंजों से चीरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो सिर्फ हल्के से निशान ही छोड़ पा रहे थे और मेरी हर पलटवार उनकी मौत बन रही थी। किसी का शरीर चीर दिया, किसी का सिर पैरों तले कुचल दिया, तो किसी की रीढ़ एक ही वार में तोड़ दी। सिर्फ 5 मिनट बाद पूरा हॉल फिर से शांत हो गया। चारों तरफ लिकर्स के कटे हुए शरीर बिखरे पड़े थे। उनका हरा खून पूरी जैविक जमीन पर फैल चुका था। मैं लाशों के बीच से चलता हुआ बेसमेंट की सीढ़ियों तक पहुंचा। वहां से निकल रही जैविक ऊर्जा इतनी घनी थी कि सांस लेना भी भारी लग रहा था। तभी एक ठंडी और चिपचिपी आवाज सीधे मेरे दिमाग में गूंज उठी, नीचे आओ मेरे बच्चे। ये आवाज कानों से नहीं, सीधे मेरे दिमाग की नसों
तक पहुंच रही थी। मैं हल्का सा हंसा। मुझे खाना चाहती हो? पहले ये सोच लो तुम्हारे दांत बचेंगे भी या नहीं। मैं सीढ़ियां उतरने लगा। जैसे जैसे नीचे जाता गया चारों तरफ अंधेरा बढ़ता गया। सिर्फ दीवारों से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। छत को संभालने के लिए चारों तरफ मोटे मोटे मांस के खंभे खड़े थे और ठीक बीच में करीब 10 मीटर चौड़ा एक विशाल मांस का गोला धड़क रहा था। उसकी पारदर्शी परत के अंदर एक भयानक जीव सिकुड़ कर बैठा था। ऊपर से उसका शरीर एक इंसानी औरत जैसा था, लेकिन कमर के नीचे वो एक विशाल कीड़े जैसा राक्षस था। यही थी क्वाजी थंडर ब्रेन मदर। उसके सिर के पीछे से अनगिनत नसें निकलकर पूरी लाइब्रेरी की जैविक परत से जुड़ी हुई थी। अचानक उसने एक कान फाड़ देने वाली चीख मारी। उसी पल एक पारदर्शी मानसिक लहर सीधे मेरे दिमाग पर आकर टकराई। ये ऐसा हमला था जो शरीर को नहीं बल्कि सीधे आत्मा पर वार करता था। अगर ये हमला किसी आम इंसान पर होता तो वो उसी पल मर जाता। मैं दर्द से हल्का सा कराहा। मेरी नाक से काला खून बहने लगा। शरीर लड़खड़ाया और मैं एक घुटने पर बैठ गया। सच में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने धीरे से सिर उठाया, लेकिन बोन मांस के पीछे से मेरी हंसी साफ सुनाई दे रही थी। अब मेरी बारी है। मैं एक झटके में फिर खड़ा हो गया। इस बार मैंने अपनी ताकत बिल्कुल नहीं रोकी। मेरे शरीर का सारा जहर एक साथ फूट पड़ा। धड़ाम। बैंगनी जहरीली धुंध पूरे बेसमेंट में फैल गई। ये कोई साधारण जहर नहीं था। इसमें सेंटीपीड मॉन्स्टर का असली जहर और ट्री मॉन्स्टर की सड़ाने वाली शक्ति दोनों मिले हुए थे। जैसे ही वो जहर मांस की बेलों और नसों से टकराया, वो तेजी से गलने लगी। मदर मॉन्स्टर को पहली बार असली खतरा महसूस हुआ। उसने दर्द से भरी एक भयानक चीख मारी। अगले ही पल उसने अपनी सारी मांस वाली बेलें एक साथ मेरी तरफ छोड़ दी। वो हजारों तीरों की तरह मेरी तरफ टूट पड़ी, लेकिन इस बार मैं पीछे नहीं हटा। मैं सीधा उन हमलों के बीच घुस गया। छप 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 दर्जनों बेलें मेरे कंधों, जांघों और पेट को चीरती हुई आर पार निकल गई। फिर भी मैं एक पल के लिए भी नहीं रुका। दर्द को नजरअंदाज करते हुए मैं सीधे मदर मॉन्स्टर के सामने पहुंच गया। पकड़ लिया। मैंने अपनी दोनों उंगलियां उसके नरम पेट में गहराई तक घुसा दी। फिर मैंने अपनी सबसे खतरनाक शक्ति इस्तेमाल की, डिवोर। इस बार मैं सिर्फ उसका मांस नहीं खा रहा था, मैं उसकी पूरी जिंदगी छीन रहा था। उसकी जीवन शक्ति, उसकी मानसिक शक्ति, यहाँ तक कि उसके शरीर के जीन भी मैं अपने अंदर खींच रहा था। जितनी तेजी से उसकी ताकत घट रही थी, उतनी ही तेजी से मेरी ताकत कई गुना बढ़ती जा रही थी। मदर मॉन्स्टर का विशाल शरीर धीरे धीरे सूखने लगा और मेरे अंदर से निकलने वाली आभा हर सेकंड और भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही थी। आखिर पॉप, एक हल्की सी आवाज के साथ मदर मॉन्स्टर का मानसिक कोर पूरी तरह टूट गया। उसका विशाल शरीर पल भर में गलकर बदबूदार तरल में बदल गया। मैंने अपना हाथ पीछे खींचा। पूरा शरीर थक चुका था। मैं पीछे गिर पड़ा और गहरी गहरी सांसें लेने लगा। तभी मेरे बोन आर्मर में बदलाव शुरू हो गया। पहले जो कवच पूरी तरह काला था, उस पर अब अजीब नीली रेखाएं उभरने लगी। ये इस बात का सबूत था कि मैंने मानसिक शक्ति को भी अपने अंदर समा लिया है। डिवोर सफल। मुझे नई शक्तियां मिल गई। मेंटल बैरियर, टेलीकाइनेसिस टेंटेकल्स, मेंटल स्टिमुलेशन, ग्रुप कंट्रोल। अब मेरी ताकत सीधे सेकेंडर पीक लेवल तक पहुंच चुकी थी। सबसे बड़ा बदलाव, अब मेरी मानसिक शक्ति पूरे यूनिवर्सिटी कैंपस को कवर कर सकती थी। इस पल के बाद जियांगचेंग यूनिवर्सिटी मुझे किसी खतरनाक जगह की तरह नहीं दिख रही थी। अब ये मेरे लिए एक खुली शतरंज की बिसात बन चुकी थी। मैंने अभी अभी बने मानसिक लिंक के जरिए चेन मो से कहा, अंदर आ जाओ, अब यहाँ की सफाई करनी है। यहीं से हम अपना पहला बेस बनाएंगे। मैंने आसमान की तरफ देखा और हल्की मुस्कान दी। ज़ॉम्बी सिटी पर राज करना ये तो सिर्फ शुरुआत है। आगे इससे भी बड़े युद्ध हमारा इंतजार कर रहे हैं। हमारा असली सफर सितारों तक